नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानून को सटीक और आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को जान सके और एक जागरूक नागरिक बन सके। तो वहीं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम कानूनी मुद्दों की जो सीधे तौर पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके हक से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को लगाई फटकार, कहा रबर स्टैम्प की तरह काम न करे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिक्षक बने रहने और प्रमोशन के लिए टीईटी अनिवार्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अभियोजकों की भर्ती रोकी। सैनिकों को पेंशन देने में केंद्र सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 73,000 मासिक आय वाली और 80 लाख के फ्लैट की मालिक पत्नी को गुजारा भत्ता देने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि एनजीटी एक न्यायिक संस्था है और उसे अपनी जिम्मेदारियां खुद निभानी चाहिए, न कि उन्हें विशेषज्ञ या फिर प्रशासनिक समितियों को सौंपकर खुद रबर स्टैम्प की भूमिका निभानी चाहिए। ये टिप्पणी उस समय सामने आई जब कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें एक कंपनी पर जल निकायों में अनुपचारित अपशिष्ट छोड़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कंपनी को दोषी ठहराया और उस पर 18 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया, जो कंपनी के कुल कारोबार का 2% था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला उचित सुनवाई और प्रक्रियात्मक नियमों के पालन के बिना लिया गया है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि एनजीटी को कानून के तहत जो न्यायिक अधिकार मिले हैं उन्हें वो किसी और को नहीं सौंप सकता। तो वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञ समितियां केवल तथ्यों की जांच में सहायता कर सकती है, लेकिन आखिरी फैसला एनजीटी को ही लेना होता है। इस तरह समितियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना और उनके आधार पर फैसला देना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के समान है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का आदेश रद्द कर दिया है और अपील स्वीकार कर ली है, जिससे संदेश दिया गया है कि न्यायिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब शिक्षण सेवा में बने रहने और प्रमोशन के लिए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। ये नियम नए और पहले से कार्यरत दोनों प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और बच्चों को योग्य शिक्षक मिल सके। जो शिक्षक 5 साल से कम समय में रिटायर होने वाले हैं उन्हें बिना टीईटी पास किए सेवा जारी रखने की अनुमति होगी, लेकिन प्रमोशन के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा, अन्यथा उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और वे केवल टर्मिनल बेनिफिट्स के पात्र होंगे। ये फैसला आरटीई अधिनियम और एनसीटीई 2011 की निर्देशिकाओं के आधार पर लिया गया है। तो वहीं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को फिलहाल टीईटी से अस्थायी छूट दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता। इस बड़ी पीठ के निर्णय के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि क्या टीईटी की अनिवार्यता इन संस्थानों पर भी लागू होगी या नहीं। तब तक अल्पसंख्यक संस्थान टीईटी से छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये नया नियम शिक्षक स्तर को बेहतर बनाने और सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तीसरी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभियोजन निदेशालय के उस भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी जिसमें 1996 पदों के लिए केवल सेवानिवृत्त अभियोजकों से आवेदन मांगे गए थे। अदालत ने कहा कि ऐसा करना युवा वकीलों के लिए अन्यायपूर्ण है और उन्हें मौके से वंचित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मामला अधिवक्ता विकास वर्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका के जरिए अदालत में सामने आया, जिसमें 22 अगस्त को अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी एक भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। इस विज्ञापन के तहत 1996 रिक्तियों को अनुबंधन आधारित सेवानिवृत्त अभियोजकों को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान था। नियुक्त उम्मीदवारों को वह कार्य दिए जाएंगे जो सामान्यतः लोक अतिरिक्त और सहायक लोक अभियोजकों द्वारा निभाए जाते हैं, जिनमें सत्र न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में पेश होना भी शामिल है। साथ ही विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से इन नियुक्ति अभियोजकों को दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में भी कार्य सौंपा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि यह विज्ञापन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की उपेक्षा करता है, जिनमें श्री वर्मा भी शामिल है।
उन्होंने ये भी तर्क दिया कि इन पदों को खासतौर पर सेवानिवृत्त अभियोजकों के लिए आरक्षित करना हजारों युवा और योग्य वकीलों के सपनों को तोड़ने जैसा है, जो इन पदों पर काम करना चाहते हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार ने इन दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि शहर में अभियोजकों की कमी को पूरा करने के लिए संविदा आधारित नियुक्तियां अस्थायी उपाय के रूप में की जा रही है। अगली खबर पर आते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे युद्ध में घायल हुए सैनिकों को युद्ध क्षति पेंशन देने के मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, न कि उनसे दावा करने की अपेक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि सैनिक द्वारा 48 सालों की देरी से दावा किया गया था। न्यायमूर्ति हरसिमरत सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि सैनिक को 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने के दौरान चोट लगी थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल बोर्ड ने भी की थी। यही दिव्यांगता उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित करने का कारण बनी। ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वह स्वयं आगे आकर युद्ध क्षति पेंशन का लाभ प्रदान करती, बजाय इसके कि सैनिक से दावा करने की अपेक्षा की जाए। तो वही ये टिप्पणी कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी जिसमें केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 1971 के युद्ध में घायल हुए सैनिक के युद्ध क्षति पेंशन के दावे पर निर्णय देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब यह तथ्य विवादित नहीं है कि सैनिक राष्ट्र की सेवा करते हुए दिव्यांग हुआ, तब 48 सालों की देरी को आधार बनाकर उसे पेंशन से वंचित करना अनुचित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि घायल सैनिक की देखभाल करने और उसे सम्मान देने की बजाय देरी की आपत्ति उठाकर उसका हक छीना जा रहा है। तो वहीं आखिरी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को पत्नी द्वारा दिए जाने वाले मासिक गुजारा भत्ते को लेकर अहम फैसला सुनाया गया है। महिला जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करती है और 73,000 रुपए मासिक कमाती है, उसने हाल ही में 80 लाख रुपए का फ्लैट भी खरीदा है। इसी वजह से अदालत ने पति को उसकी पत्नी को 15,000 रुपए मासिक भत्ता देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि महिला आर्थिक रूप से अपने खर्च उठाने में सक्षम है। कोर्ट ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पत्नी की आय भरण पोषण का दावा करने में पूरी तरह बाधा नहीं बन सकती, बल्कि ये कसौटी है कि क्या उसकी आय वैवाहिक घर में रहने के मानकों के अनुसार अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अदालत ने विवाहेतर संबंध से पैदा हुए नाबालिग बच्चे को 25,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। ये फैसला पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि पत्नी की अच्छी आय और फ्लैट खरीदने की क्षमता ये दर्शाती है कि उसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे के भरण पोषण के लिए भत्ता जारी रहेगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि पत्नी की आय पूरी तरह से भरण पोषण के दावे को खारिज नहीं करती, परंतु ये देखा जाता है कि क्या वो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती है या नहीं। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कानून को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज लीगल को सब्सक्राइब करना न भूलें।